Hi, good morning, Vishal. All right, good. धीरे धीरे लोग आ रहे हैं. हम लोग 2-3 मिनट रुक जाते हैं, बाकी लोगों का भी वेट कर लेते हैं जो जो ज्वाइन करने वाले हैं. All right, in the meantime आप लोगों ने बुकलेट के क्वेश्चंस ट्राई करें थोड़े और. जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, थोड़े बहुत बुकलेट के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे. मौका मिला? नहीं भी करें तो भी बता दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर लेंगे. लास्ट क्लास में आज एक्चुअली मुझे कुछ नए बच्चों के नाम भी दिख रहे हैं. गौरव, योगिता, आप लोग पहले तो शायद नहीं आ पा रहे थे. गुड मॉर्निंग अंजलि. गौरव, आपने पहले शायद लेक्चर अटेंड करे थे क्या लास्ट वीक में? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आता था. हाँ वही, मतलब वो मैं समझता हूँ, पर आपको ग्रुप पर रिकॉर्डिंग्स मिली थी, रिकॉर्डिंग्स देख पाए थे आप? हाँ सर. चलो ठीक है, मतलब कैसे ना कैसे तो हो ही रहा है कम से कम, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो आज मुझे 3-4 बच्चों के नए नाम दिख रहे हैं. तो हम लोगों ने एक्चुअली लास्ट क्लास में बुकलेट के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए थे. थ्योरी में हमने मतलब ऑलमोस्ट काफी कुछ पढ़ लिया था. थोड़े से ही थोड़ा सा ही पार्ट बचा है थ्योरी में, वो मैं एक्चुअली कवर कर लूंगा. ऑल राइट, सो सॉल्ड एग्जाम्पल्स में कहाँ तक देख लिया था अपन ने लास्ट क्लास में? आई थिंक 12 तक देख लिया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है. हाँ सर. ओके ओके, ठीक है. सो
एक बार एक क्विक रिकैप अगर मैं देखूं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें कर ली हैं। एक मिनट। राइट, अगर हम एक बार क्विक रिकैप देखें तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में इसके जो कैलकुलेशन रहती है उसमें हम लोगों ने एक तो बाय स्ट्रक्चर भी समझा हुआ है और एक बाय रूल्स भी समझा हुआ है, सेट ऑफ गाइडलाइंस जो थी। देन हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो आइडेंटिफाई करना देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे। राइट, जैसा आपकी बुकलेट में भी है, मतलब मैं यहाँ पर आपको पैरेलल में बुकलेट के थ्योरी के थ्रू भी ले जाता हूँ। ठीक है, इनफैक्ट बुकलेट आप लोगों को भी रिसेंटली मिली थी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला होगा, बट हम लोग यहाँ से बुकलेट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो आप लोग देखोगे इस चैप्टर का स्टार्ट कैसे होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन बताते हैं, फिर ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड कॉन्सेप्ट तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर था, हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फोकस करने की जरूरत है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस इतना सा ही होता है, ये सब उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन के। ठीक है, देन यहाँ पर आपको ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स दिए हुए हैं कुछ कुछ। ठीक है मतलब एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं वो ऑक्सीडेंट्स हो गए। ठीक है, एंड एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेंट्स में कैसा रहता है, टिपिकली अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड रहते हैं, बट ये ऐसा जनरल है, हमेशा नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, टिपिकली है। है ना, देन टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हो गए। ये बुकलेट में भी थ्योरी, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बाद में निकालना सिखाया है बुकलेट में, और पहले ही पूरी बात कर ली है, पहले ही यहाँ पे सब बता दिया, एलिमेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और व्हाटएवर। बुकलेट का ऑर्डर भी थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। सो सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। उसके बाद हम लोगों ने कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का डिस्कशन किया था, प्लस उनके कॉमन रिएक्शंस। ठीक है, देन आफ्टर दैट ये तो क्या है, कुछ कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताया जा रहा है। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बैलेंसिंग आप लोगों ने, हाँ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी देखा था। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये समझा था कि इक्विवेलेंस इक्वेट करके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में रिलेशनशिप निकाला जा सकता है। एंड हमने कुछ कुछ नए नए टर्म सीखे थे, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी, एंड उन सब से हम लोगों ने मूल कंसेप्ट के टर्म्स रिलेट करे थे यूजिंग अ टर्म कॉल्ड एन फैक्टर। तो फिर हमने एन फैक्टर एंड उसका कैलकुलेशन सीखा, ठीक है। फिर उसको अप्लाई करा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करके। ऑल राइट, सो यहाँ तक का हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ लेंगे इसके आगे का, ठीक है। थोड़ा सा क्विक रिकैप करने के लिए मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूँ वापस से। हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल में थे, ठीक है। ये जो बुकलेट में ये थ्योरी दी हुई है ना, ये बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी करके दी हुई है। इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बता दूंगा, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी को पीछे करने का जरूरत नहीं है। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करें। अगर 12 तक हमने कर लिए थे लास्ट टाइम। यस। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर निकाल के दो। फर्स्ट सर। अच्छा, तुम निकाल भी लिया बहुत जल्दी, वेरी गुड। हाँ, एकदम सही है फर्स्ट आंसर। राइट, इसमें कैसा रहेगा नाइट्रोजन NO3 माइनस में +5 स्टेट में है, फिर NO2 में +4 में है। तो +5 से +4 जा रहा है तो एक का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आ रहा है और 1 मोल ही जा रहा है। तो यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो x का वैल्यू 1 हो गया। N2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो +5 से 0 जा रहा है, यानी कि 5 का चेंज आ जाएगा 1 मोल NO3 माइनस के लिए, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ठीक है। ये आई थिंक रिलेटिवली इजी था। देन 14 तो आपको याद होना चाहिए। 14 तो ऐसा है कि ये रटा हुआ होना चाहिए इसका आंसर। न्यूट्रल मीडियम में सर। हाँ बोलो, न्यूट्रल मीडियम में कितना? इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। चलो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसमें। न्यूट्रल मीडियम में सर। बताओ कितना इक्विवेलेंट वेट आएगा? m/3। m/3 एकदम सही। एसिडिक मीडियम में m/2 m/5। m/5 बिल्कुल सही। और बेसिक m मीडियम m। m/1 या m, हाँ ठीक है, एकदम सही। क्योंकि इसमें मैंगनीज +7 से +4 जाता है न्यूट्रल मीडियम में, +7 से +2 जाता है एसिडिक मीडियम में, एंड +7 से +6 जाता है एल्केलाइन। एल्केलाइन में भी स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन में ऐसा जाता है,
ठीक है, वीक एल्केलाइन और न्यूट्रल में पहला वाला ही रहता है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन होगा उसमें +7 से +6 जाता है। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी है, देखें जरा, ट्राई करो, हो पाता है क्या। सर बोलो। एक क्वेश्चन मेरा डाउट है। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन मेरा डाउट है सर। हाँ बताओ ना, क्या डाउट है इसमें। समझ में नहीं है। समझ में कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपने उस उसमें लेके आ जाते हैं, वाइट स्क्रीन पर। ओहो, इसमें तो ये भी आ जाएगा। हम्म सो एक क्वेश्चन को डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें खूब सारा इंग्लिश डाल दिया है, इस वजह से ये डिफिकल्ट बन जा रहा है। एग्जाम्पल 15। तो अब इसकी इंग्लिश को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर एक एलिमेंट है ABD, मतलब एक कंपाउंड है ABD, उसके अंदर एलिमेंट A है, ठीक है, एंड उसमें A का ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है -N, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन कराया जा रहा है Cr2O7 2- से एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और इसके लिए बोला जा रहा है कि हमारा 1.68 इंटू 10⁻³ मोल है, एंड इसके रिएक्ट करेंगे 3.36 इंटू 10⁻³ मोल, है ना। अब इससे क्या होगा, क्रोमियम तो +3 में जाएगा, ये हमको बाय नॉलेज पता है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैलकुलेट द न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A, तो ये यहाँ पर इस कंपाउंड में A इधर जाएगा, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा वो हमको निकालना है। क्रोमियम +6 से +3 गया, तो ये A -N से कहाँ पर गया, राइट। इसको हम लोग बोल देते हैं X, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे N फैक्टर पूछूंगा, N फैक्टर कितना होगा यहाँ पर ABD का, हमने कैसा लिखा कि ये यहाँ पर -N से कोई +X जा रहा है ना, तो चेंज कितने का हो गया, X -N, इतने का चेंज हो गया, यानी कि इसका N फैक्टर आ गया X+N, एंड Cr2O7 2- का N फैक्टर, 3 का चेंज, 2 एटम है ना। तो बस अब क्या करना है,
हमें इन दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने हैं। इक्विवेलेंट ऑफ ABD इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 2 माइनस, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर दोनों के बराबर कर दो। अभी समझ में आया? (1.68 into 10 की पावर -3 into 6, तो ये 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कट जाएगा, है ना? ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 से ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 3 माइनस n, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर 3 माइनस n है। समझ में आया? All right, then ये बाकी के क्वेश्चंस तो इजी से हैं, 16, 17, 18, 19 देख लो एक बार, इनमें किसी में डाउट आ रहा है तो। इनके अलावा अपने बुकलेट के आगे के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। हाँ सर। एक्सरसाइज में से गुड, ठीक है, तो उसमें से भी मुझे बताना कौन से आपके इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं और पढ़ा दूंगा, जो बचा हुआ थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाले सॉल्व एग्जाम्पल आ जाएंगे, बहुत सिंपल से ही है। है ना, इनको मैं हटा दूं अभी। हाँ सर। ठीक है, सो अभी जो बचा हुआ थ्योरी वाला पार्ट है, हम लोग उसकी तरफ आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वाले एग्जाम्पल थे, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, ऑल राइट, सो अब यहाँ पर देखना, n factor calculation in different types of redox reaction। तो इसमें सबसे पहला टाइप तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो था सिंपल रिडॉक्स। ठीक है, सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन में
कैसा था? इसमें ओनली वन एलिमेंट इन कंपाउंड undergoes ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, एक ही एलिमेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो कर रहा हो। ठीक है, रेस्ट अदर एलिमेंट इन कंपाउंड आर स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं होता। एकदम सही। तो ये हमारा सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन का केस था। जैसे हमने देखा कि KMnO4 प्लस FeSO4 एसिडिक मीडियम में हम इसको मिला देते हैं तो हमें Mn2 प्लस एंड Fe3 प्लस मिल जाता है, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ इस कंपाउंड का अगर मैं एन फैक्टर बोलूँगा तो ये सिंपल केस हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंगनीज का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन का नहीं चेंज हो रहा, राइट। एंड इसका कैलकुलेशन भी हमको करना आ गया था। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ता है, बस आपको डेफिनेशन अप्लाई करना होता है, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर हमें बस जो हमने पढ़ा था डेफिनेशन वही लगाना है, डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर यूज्ड। ये वाला भी मेरा सिंपल केस हो गया, तो इसमें भी एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एक का चेंज और एक ही एटम इन द मॉलिक्यूल। अच्छा, फिर यहाँ पर देखना हमने सिंपल में ही डाल के रखते हैं, जहां पर हमने देखा था कि मल्टीपल एलिमेंट इन कंपाउंड अंडरगो, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट इन कंपाउंड अंडरगो, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम ही है, मतलब मल्टीपल एलिमेंट इन कंपाउंड अंडरगो आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब क्या हो गया इसका कि एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है और वो सारे के सारे या तो ऑक्सीडेशन करेंगे या सारे के सारे रिडक्शन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी कि कोई रिडक्शन कर रहा है कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है, वैसा नहीं। ठीक है, वो अलग केस हो जाएगा, अभी हम सिंपल केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब या तो सारे के सारे ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, या फिर सारे के सारे रिडक्शन करें। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं अपन, ये अपन ने इनफैक्ट लास्ट क्लास में देखा भी था ऐसा, KMnO4 प्लस फेरस ऑक्सलेट FeC2O4, इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा देंगे तो ये कैसा हो गया, ये हमारा MnSO4 या Mn+2 में आ जाएगा, ये है ना। आयरन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन +2 से +3 चला जाएगा एंड कार्बन +3 से +4 चला जाएगा। ठीक है, तो बोथ यहाँ पर कैसा रहा, बोथ
Fe and carbon undergo oxidation. ठीक है, या तो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो या दोनों के दोनों रिड्यूस हो. ठीक है, तब भी इसको हम लोग सिंपल केस की तरह ही मानेंगे. ठीक है, ये वाला तो हमारा सिंपल है ही सही, +7 से +2 जाने वाला मैंगनीज वाला, एक ही एलिमेंट चेंज कर रहा है. अच्छा, इसमें भी कैसा ही है हमारा, ये डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर लगा देना है बस यहाँ पर, है ना. क्या था डेफिनेशन एन फैक्टर का? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. राइट, तो यहाँ पर 5 का चेंज है और एक एटम है, और यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा ही था, आयरन 1 का चेंज 1 एटम है, कार्बन 1 का चेंज और 2 एटम है. ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन लग रहा है यहाँ पर, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, है ना. तो ये भी हमारा सिंपल ही केस रहता है. ठीक है, इसमें एक थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल कराऊं प्रैक्टिस? हाँ Yes. सर. चलो ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं इसमें. CON4 थ्राइस. ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस MnO2 प्लस Pb3O4 प्लस NO. ठीक है, इसमें मैं एक हिंट आपको दे देता हूँ. ये जो N3 होता है, ठीक है, ये एक्चुअली होता है N3 माइनस आयन. N3 माइनस आयन इज कॉल्ड अजाइड आयन. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो PbN3 होल ट्वाइस कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर कैसा है, दो अजाइड आयन है N3 माइनस, तो Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +2, 2. है ना. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb इज +2, एंड यहाँ पर अगर मैं आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन पूछूंगा तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? N3 माइनस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ये आ जाएगा -1/3. ठीक है, ये N3 माइनस आयन में ये एवरेज वैल्यू हो जाती है. एक्चुअल तो हमें निकालना पड़ेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, है ना. बट हमें आंसर में फर्क नहीं पड़ता, अगर हम एवरेज वैल्यू भी ले लेते हैं तो भी हमारा आंसर आता ही आता है. इसके पहले आपने देखा होगा ना, जब हम लोग ये वाला रिएक्शन करा रहे थे, ये H2O3 2 माइनस का S4O6 2 माइनस में ले जा रहे थे, तो ये +2 से +2.5 जाता था, तो ये एवरेज वैल्यूज ही होती थी, और इनसे भी कैलकुलेट करते थे तो आंसर हमेशा आता ही था. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग हिंट दे दिया कि यहाँ पर Pb +2 है और नाइट्रोजन -1/3 है ऑक्सीडेशन स्टेट. अब आप आगे का करके मुझे इन सारे कंपाउंड्स के एन फैक्टर बताओ, क्या क्या रहेंगे?
ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला एटलीस्ट आप लोगों ने? यहाँ पर बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +3 +3 और MnO4 माइनस आयन रहता है तो उसमें मैंगनीज रहता है +7। ठीक है, ऑक्सीजन -2 रहेगा। ठीक है, आगे सब जगह भी ऑक्सीजन -2 ही रहेगा, तो ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन को मैं -2 सब जगह लिख देता हूँ, तो उसकी वजह से पता पड़ेगा कोबाल्ट यहाँ पे +2 है, मैंगनीज +4 है, लेड यहाँ पर +8/3 है और नाइट्रोजन +2 है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको आ गए निकालना, है ना? यस सर। अच्छा, अब एन फैक्टर का कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/3 मतलब सर। हाँ, तो ये वापस से सर एवरेज वैल्यू है। इसके बारे में पूछ रहे हो ना, Pb3O4 के बारे में? ये जो हो गया ये एवरेज वैल्यू हो गया। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है PbO और PbO2 का। तो ये एवरेज वैल्यू है, चल जाएगा इससे भी हमारा काम। सो अब यहाँ पर देखना, अगर मैं इसका एन फैक्टर निकाल रहा हूँ जो पहला कंपाउंड है, तो इसमें क्या हो रहा है, बोथ Pb एंड N के साथ में क्या हो रहा है, दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, है ना? बोथ Pb एंड N अंडरगो ऑक्सीडेशन। Pb कहाँ से कहाँ जा रहा है, +2 से +8/3, एंड नाइट्रोजन कहाँ जा रहा है, -1/3 से +2। +2 तो इसका एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? Pb के लिए कितना चेंज आ गया, 8/3 - 2, और कितना एटम है, एक ही एटम है। और नाइट्रोजन 2 -1/3, इतना चेंज आ गया, और कितना एटम है नाइट्रोजन के, 6 एटम है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एन फैक्टर इक्वल टू 44/3। ये समझ में आया? और ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर एन फैक्टर तो हमेशा होल नंबर आता है, मतलब हमने तो अभी तक ऐसे फ्रैक्शन में देखा था क्या? अभी तक आपने ऐसे फ्रैक्शन में एन फैक्टर आया हो किसी एग्जाम्पल में? नो। है ना? तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एन फैक्टर हमेशा होल नंबर आए। ठीक है, एन फैक्टर ऐसा फ्रैक्शन भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर ही आए। यस। अच्छा, फिर ये कोबाल्ट वाला जो कंपाउंड है, कोबाल्ट पर मैंगनेट, उसके अंदर नोटिस करना क्या रहेगा, यहाँ पर कैसा रहेगा, बोथ कोबाल्ट एंड Mn अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, दोनों के दोनों का रिडक्शन हो रहा है अगर आप देखोगे तो। इसमें मैंगनीज कहाँ से कहाँ जा रहा है, +7 से +4 जा रहा है, एंड कोबाल्ट +3 से +2। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर हम वापस से अपना एन फैक्टर का डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट एन फैक्टर विल बी नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक का चेंज हुआ उसमें और एक ही एटम है, और मैंगनीज में 3 का चेंज हुआ और उसमें कितने एटम है मैंगनीज के, अपन देख सकते हैं 3 एटम है, तो एन यस फैक्टर सर। इसका 10 आ जाएगा। 10
ये समझ में आया? बाकी इनके तो सिंपल है इन फैक्टर, इसका इन फैक्टर 1 आ जाएगा, इसका इन फैक्टर 3 आ जाएगा, इसका इन फैक्टर कितना आ 3 जाएगा 8/3 - 2 × 3, है ना? 2/3 हाँ 2/3 × 3 तो 2 आ जाएगा ना। और यस सर यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड का इसका इन फैक्टर भी आसान है, इसका इन फैक्टर कितना आ जाएगा 2 - -1/3, है ना? तो ये आपका आ जाएगा 2 + 1/3, तो ये 7/3, ठीक है? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सा एग्जांपल मैंने आपको कराया है, पर आपको समझ में आया कि ऐसे में भी बस डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं और काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमारा पहला केस हो गया जिसको हमने बोला सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, एक और टाइप पढ़ा था हमें रिडॉक्स रिएक्शन का, वो क्या था इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। इंट्रामोलिकुलर और ऑटो रिडॉक्स, है ना? इसमें क्या होता था एलिमेंट undergoing oxidation and reduction are different but present in same compound। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था कि KClO3 को अपन लोग हीट कर देंगे तो इट विल गो इनटू KCl and O2, है ना? तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्लोरीन +5 से -1 जा रहा है एंड ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है। ठीक है, पोटेशियम स्पेक्टेटर है, पोटेशियम +1 का +1 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर दे आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमें अब एन फैक्टर का कैलकुलेशन देखना रहेगा। अच्छा, यहाँ पर KCl के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो KCl आप बोलोगे ये तो अभी सिंपल ही केस हो गया। KCl सिंपल क्यों हो गया कि इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, बाकी तो सब स्पेक्टेटर है। और इसके हिसाब से हम डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 से -1 जा रहा है, 6 का चेंज हो रहा है और एक ही एटम है, तो ये एन फैक्टर 6 आ गया। ऑक्सीजन का भी अगर मेरे को कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन गैस का तो भी ये सिंपल केस हो गया। इसमें क्या हो जाएगा 2 का चेंज है और 2 एटम है ऑक्सीजन के। ये वाला केस अब हमारा सेकंड केस हो गया। ठीक है, मतलब ये आपका, इसको हम बोल देते हैं कि ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स का केस हो गया। ठीक है, क्यों यहाँ पर Cl undergoes reduction and oxygen undergoes oxidation, ऑक्सीडेशन। है ना? तो अब यहाँ पर एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है,
तो अब यहाँ पर नोटिस करना, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा दैट n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर इज इक्वल टू, या तो ऑक्सीडेशन वाला ले लो, ठीक है, या फिर रिडक्शन वाला ले लो, दोनों इस केस में सेम ही आएंगे। तो दोनों में से कोई सा भी ले लो चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे, ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर क्या हो गया? ऑक्सीजन, 6. हाँ, -2 से 0 जा रहा है तो 2 का चेंज और 3 एटम है ना, या तो ये ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन goes from -2 to 0, ठीक है, एंड देयर आर 3 एटम्स। या फिर आप क्लोरीन का ले लो, ठीक है, क्या आ जाएगा? क्लोरीन goes from +5 to -1 and there is 1 atom of chlorine, तो 6 का चेंज और 1 एटम है। तो दोनों में से कोई सा भी ले लो, आंसर सेम ही रहेगा एंड उसी को आप रिपोर्ट कर दोगे एज n फैक्टर ऑफ KClO3। ये समझ में आया? ये आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स का केस हो गया, ठीक है। जैसे आप मुझे बताओ, ये आप एग्जांपल खुद से बताओ, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग Al2O3, ठीक है। तो आप मुझे सबका एन फैक्टर बताओ क्या क्या रहेगा इस रिएक्शन में, सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। सर हाँ बोलो। 3, 4, 6, 6. 3, 4 और 6, ठीक है, बस 6 बोलो, क्योंकि इस कंपाउंड का एन फैक्टर 6 है बस, इसमें दो एन फैक्टर नहीं है, एक ही एन फैक्टर है। और वो, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 0 से +3 जा रहा है, ऑक्सीजन 0 से -2 जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल केस हो गया, ये भी आपका सिंपल केस हो गया, पर ये आपका हो जाएगा इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स, क्योंकि इसमें एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये 3 का चेंज 1 एटम, यहाँ पर 2 का चेंज 2 एटम, एंड यहाँ पर यू कैन आइदर पुट 3 into 2 और 2 into 3, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन करें और थोड़ा सा इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए। Yes. चलो, हाँ सर. ओके, तो देखो जरा कर पाते हो क्या? A1 grams of metal combines with oxygen to give A2 grams of metal oxide, ठीक है। Determine
the equivalent weight of metal in terms of A1 and A2. देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोशिश करो, एक बार ट्राई करो, अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर मैं एक हिंट दूंगा। चलो हिंट दूं इसमें मैं एक, मेटल को M रहने दो, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन हो रहा है और इसकी वैलेंसी X मान लो, ठीक है। लेट द वैलेंसी ऑफ मेटल बी X, तो M2OX कंपाउंड बन जाएगा, ये समझ में आया। M2OX क्यों रहेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रहती है और मेटल की वैलेंसी X रहेगी, तो M2OX बन जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट द atomic weight of metal be M, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट विल बी M अपॉन X, ये आपको निकालना है A1 और A2 के टर्म्स में, ठीक है। ये A1 ग्राम्स बोला जा रहा है और ये A2 ग्राम्स बोला जा रहा है। अभी कोशिश करो, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं इसको।
देखो यहाँ पर मेटल जो है वो 0 से कहाँ जा रहा है, +x में, ऑक्सीजन 0 से -2 में, राइट। तो यहाँ पर मास मोल्स कितना हो जाएगा, A1/m एंड A2/2m + 16x, ये मोल्स हो जाएगा। अच्छा, n फैक्टर क्या रहेगा, n फैक्टर यहाँ पर x रहेगा, सिंपल केस है ये, और यहाँ पर n फैक्टर कितना रहेगा 2x, ये आपका इंट्रामोलिकुलर का केस हो गया। है ना। अब आपको क्या करना है, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वेट करना है। इक्विवेलेंट ऑफ m शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ M2OX, राइट। तो इक्विवेलेंट क्या होंगे, मोल्स इनटू n फैक्टर, यहाँ पे भी मोल्स इनटू n फैक्टर, तो ये आ जाएगा A1/m इंटू n फैक्टर x, और ये आ जाएगा A2/2m + 16x इंटू 2x, है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे m/x आ जाएगा, m नहीं आएगा, x नहीं आएगा, पर m/x आ जाएगा, और वो आएगा आपका A2 - A1/8A1। ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मुझे पता है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि एक बार देख सको कैसे करा है। इक्विवेलेंट बराबर कर दिया ना दोनों के मैंने। समझ में आया? यस। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अच्छा, तो ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स वाला केस आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं एन फैक्टर। अच्छा, फिर एक और टाइप क्या पढ़ा था अपन ने एन फैक्टर का, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में आपने देखा होगा ना, हमने पढ़ा था डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन और कॉम्प्रपोर्शनेशन। क्या था इसमें डेफिनेशन, क्या था डिस्प्रपोर्शनेशन या कॉम्प्रपोर्शनेशन में, सेम एलिमेंट undergoes reduction and oxidation. Same element undergoes reduction and oxidation. राइट, जैसे ये एग्जांपल करा था I2 बेसिक मीडियम में हम डाल देंगे तो I- एंड IO3- बनेगा। तो इसमें आयोडीन रिड्यूस भी हो रहा है एज वेल एज ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। अब अगर मैं आपसे एन फैक्टर पूछूंगा तो ये दोनों तो सिंपल हो गए, है ना।
एक का चेंज है, एक एटम है, यहाँ पर 5 का चेंज है और एक एटम है। ये दोनों सिंपल केस हो गए n फैक्टर के। अच्छा, पर अगर मैं इसका पूछूंगा I2 का n फैक्टर, तो ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन का केस है। इसका n फैक्टर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर कैसा हो जा रहा है, आयोडीन रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं रहता है। जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है ना, n फैक्टर इज नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो डेफिनेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं रहेगा एंड यहाँ पर फॉर्मूला एक निकाला जाता है, फॉर्मूला इज यूज्ड। क्यों यूज करा जाता है फॉर्मूला, ताकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस होल्ड करे। ठीक है, फॉर्मूला इज यूज्ड सच दैट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस होल्ड्स ट्रू। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या था, व्हाट वाज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ I2 is equivalence of I minus is equal to equivalence of IO3 minus। ये चीज होल्ड करे, ये चीज करेक्ट रहे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो आपको डेरिवेशन वगैरह में नहीं जाना, आपको वो फॉर्मूला देखना है। ये फॉर्मूला रहेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, 1/n फैक्टर। ठीक है, जो हमको निकालना रहेगा I2 के लिए। ठीक है, 1/n फैक्टर विल बी इक्वल टू 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो आयोडीन कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 5 जा रहा है। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल हैं आयोडीन के, कितने मॉलिक्यूल हैं, I2 मॉलिक्यूल, सॉरी कितने एटम है I2 मॉलिक्यूल के अंदर, 2 है ना। तो यहाँ पर ये 5 का चेंज हो रहा है 2 एटम के लिए। ठीक है, हम पूरे पूरे मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं रिडक्शन का देख रहा हूँ, तो आयोडीन 0 से -1 जा रहा है, 1 का चेंज और 2 एटम है। तो इससे अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरा n फैक्टर आ जाएगा 5/3। ये मेरा करेक्ट आंसर रहेगा फॉर दिस सिनारियो, फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन या कॉम्प्रपोर्शनेशन। समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब इसमें जो एक ध्यान देने वाली बात होती है, वो ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको अगर पूछेंगे ना n फैक्टर, तो उसमें आपको लिख के नहीं देंगे कि देखो ये इंट्रामोलिकुलर का केस है, देखो ये डिस्प्रपोर्शनेशन का केस है, देखो ये सिंपल केस है। ऐसा क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा, आपको खुद को क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला केस है और इसमें n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको खुद से ही देखनी पड़ेगी। तो जैसे मैं एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड
गोज टू H2O एंड O2, ठीक है, सेल्फ डिकम्पोज होता है। तो मुझे इसमें सबका एन फैक्टर बताओ क्या क्या रहेगा। सर 1 H2O2 का 1, यस, H2O का 1, यस, O2 का 2। यस, राइट। सो यहाँ पर ऑक्सीजन -1 से -2 एंड 0 में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये डिस्प्रपोर्शनेशन का केस हो गया। वापस से ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। ये दोनों तो सिंपल हो गए, तो इनके अंदर तो एन फैक्टर, एक का चेंज है 2 एटम है, एक का चेंज है 1 एटम है। यहाँ पर हमको अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, that 1 upon n factor is 1 upon n factor of oxidation plus 1 upon n factor of reduction। अभी ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एक का चेंज हो रहा है 2 एटम है, यहाँ पर भी एक का चेंज हो रहा है 2 एटम है, तो इससे यहाँ पर मेरा n फैक्टर 1 आ जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। Yes. ठीक है, तो ये आपका रहता है। अच्छा, अब फोर्थ मैं आपको एक समझा देता हूँ। तो फोर्थ एक्चुअली क्या हो गया, फोर्थ हो गया मिसलेनियस, मतलब इनके अलावा कुछ और अगर होगा, ठीक है, इनके अलावा कुछ और अगर कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है, क्योंकि हो सकती है ना, हो सकती है कि मेरा कंपाउंड है ABCD, ठीक है, इसमें से A ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ठीक है, B रिड्यूस हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है C ऑक्सीडाइज हो रहा हो, और ऑक्सीडाइज होने पर 2 मल्टीपल स्टेट में जा रहा हो, ठीक है, और कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है। मतलब बहुत ही दिक्कत भरा काम हो जाएगा इन सब के लिए कोई लॉजिक बनाना। बट इन सब में हम लोग एक जुगाड़ तरीका यूज कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जो ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पर, इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट, उसको यूज करके एन फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं एग्जांपल करके बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर
इसका हम लोग ऐसे लिख देंगे, मिसलेनियस मेथड फॉर डिफिकल्ट केसेस और स्पेक्टेटर के लिए भी वर्क करता है ये, स्पेक्टेटर स्पीशीज। ठीक है, जैसे स्पेक्टेटर का वाला मैं पहले बता देता हूँ, स्पेक्टेटर वाला काफी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये अपन ने I2 प्लस OH माइनस गिविंग I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस H2O ये पढ़ा है ना। ये अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले करा था कि इसमें आयोडीन 0 से -1 जा रहा है और +5 जा रहा है। ठीक है, अब अगर आपको गलती से तो क्या एक्चुअली वैसे तो सेंस बनाता नहीं है ज्यादा, बट आपसे कोई पूछ ले कि मुझे OH माइनस का एन फैक्टर बताओ, ठीक है, या H2O का एन फैक्टर बताओ, तो आप क्या करोगे? तो ये तो सिंपल सिंपल थे, और ये वाला आपका डिस्प्रपोर्शनेशन था। ठीक है, अब आपसे इनके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये दोनों तो क्या हो गए, ये दोनों स्पेक्टेटर हो गए। ठीक है, अब इनका इनफैक्टर किसी ने पूछ लिया, ठीक है, वैसे तो सेंस बनाता नहीं है, पर कई बार मैंने देखा है बुक्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्पेक्टेटर जो है इसका इनफैक्टर बता दो। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी और फिर एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम चांस है कि इस पर ऐसा क्वेश्चन आए आपको, एकदम कम चांस है। ठीक है, मतलब आप ऐसा मान के चलो कि आपके 90% क्वेश्चन, ठीक है, 90% क्वेश्चन ही सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन पे होने वाला है। ठीक है, 5% चांस है कि इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, एंड आप मान लो 5% चांस है डिस्प्रपोर्शनेशन कॉम्प्रपोर्शनेशन के ऊपर। ठीक है, ये बहुत ही कम चांस है कि आपसे ऐसा कोई स्पेक्टेटर आयन या स्पेक्टेटर स्पीशीज के बारे में एन फैक्टर का कैलकुलेशन पूछा जाए। बट क्योंकि हमारा काम है कि हमको पता तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर इसका 1% से भी कम चांस है और एग्जाम में आ जाएगा तो एक बार देख तो लेते हैं ये कैसे करना रहता है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस रिएक्शन एंड देन अप्लाई both mole concept and equivalence concept, apply both mole concept and equivalence concept। कैसे, अब आप यहाँ पर चलो बैलेंसिंग करना एक बार प्रैक्टिस करोगे, इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करके बताओ। आप लोगों ने बैलेंसिंग करा हुआ है ना पहले, सबसे पहले तो बैलेंस करो इसको। Yes, sir.
sir. हाँ बोलो। 3I2. हाँ 3I2. 3I2 फिर एक मिनट सर. हाँ 3I2 के बाद 6OH. 6OH minus 5I minus 5I minus IO3. IO3 minus and 3H2O है ना। Yes sir. ओके तो ये बैलेंसिंग आपने कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना, अब हम लोग मोल कंसेप्ट अगर अप्लाई करेंगे, ठीक है, मोल कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ I2 अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ OH माइनस अपॉन 6 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ I माइनस अपॉन 5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ IO3 माइनस अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O अपॉन 3, है ना। अच्छा, अभी मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स इज इक्विवेलेंट्स अपॉन n फैक्टर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 अपॉन n फैक्टर इनटू 3, है ना, इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस अपॉन n फैक्टर और उसका कोफिशिएंट 6, ये इक्विवेलेंट्स ऑफ I माइनस अपॉन उसका n फैक्टर इनटू 5 and equivalence of IO3 minus upon उसका n factor into 1 is equal to equivalence of H2O upon उसका n factor into 3, है ना। अच्छा, अभी ये n factor कितना था, 5/3, ये अपन ने पहले निकाला था। ये n factor कितना था, 1, ये n factor कितना था, 5, है ना। ये सब मेरे सिंपल वाले केस थे ना, और ये था मेरा डिस्प्रपोर्शनेशन वाला केस, राइट। अच्छा, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि ये सब इक्विवेलेंट्स बराबर हैं, है ना। ये इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का ही पॉइंट है कि इक्विवेलेंट्स बराबर रहेंगे, तो अगर इक्विवेलेंट्स बराबर हैं तो मैंने इक्विवेलेंट्स को कट कर दिया, है ना। तो इससे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर आप नोटिस करो, तो 1/5/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/n इंटू 6 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/n इंटू 3, है ना। तो इससे मुझे, अब आप कोई सा भी यूज कर लो, जो भी कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है, क्योंकि सबसे सेम ही आंसर आएगा। तो इससे मुझे n फैक्टर ऑफ OH माइनस कितना मिल गया, यहाँ पर 6/5, एंड यहाँ से आप यूज करोगे n फैक्टर ऑफ H2O कितना मिल जाएगा, 5/3, या यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भी 5/6 और वहां पर 5/3। समझ में आया। मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ। हम लोगों ने इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट दोनों लगाया। मोल कंसेप्ट से मोल अपॉन कोफिशिएंट और इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट सेम होते हैं इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से, राइट। तो उससे क्या समझ में आया, दैट n फैक्टर इनटू कोफिशिएंट सब स्पीशीज का सेम होना चाहिए। तो जिनका हमें निकालना आता था पहले से वो हमने यूज कर लिए,
और ये स्पेक्टेटर वालों का उनकी मदद से निकाल लिया। ये समझ में आया? ऑल राइट। सो एक एग्जांपल इस पे भी बता दूं, एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करा दूं। हाँ मान लो आपके सामने ये रिएक्शन है, KMnO4 plus 16 HCl, 2 KMnO4 plus 16 HCl is giving 2 KCl plus 2 MnCl2 plus 5 Cl2 plus 8 H2O। ठीक है, एंड मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे इसका एन फैक्टर बताओ, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सर 5/16 5 नहीं, एक बार दोबारा बोलो। 5/16 एक मिनट सर, नहीं सर, हाँ बोलो बोलो, दोबारा चेंज करो। फाइव अपॉन 8 सर। 5/8। फाइव अपॉन 8 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पर आप देखना, मैंगनीज +7 से +2 जा रहा है। ठीक है, और ये मेरा सिंपल केस हो गया। ठीक है, और इसका एन फैक्टर मैं निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, 5 का चेंज हो रहा है और 1 ही है। अब यहाँ पर जो ये Cl है, HCl के अंदर H का तो कोई चेंज नहीं हो रहा, H तो सब जगह +1 ही है, बट जो क्लोरीन है वो -1 से कुछ जगह पर तो -1 है और कुछ जगह पर 0 है। ये समझ में आया? कुछ जगह पर क्लोरीन -1 है और कुछ जगह पर क्लोरीन 0 है। तो ऐसा तो हमने पहले अभी तक देखा ही नहीं था। हम तो ये KMnO4 जैसा ही केस देख रहे थे कि मतलब किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट से किसी दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ये तो हमने पहली बार देखा कि क्लोरीन -1 का कुछ तो -1 में भी रह गया और कुछ 0 में चला गया। तो उस केस में, ठीक है, तो उस जगह अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर इसको बोल दूंगा कि ये तो है मिसलेनियस। ठीक है, इसका इन फैक्टर मुझे निकालना नहीं आता,
तो अब मैं मोल कंसेप्ट यूज करूंगा, ठीक है। मोल्स ऑफ KMnO4 अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl अपॉन 16, ठीक है। एंड फिर मैं इसको लिख दूंगा दैट मोल्स होते हैं इक्विवेलेंट्स अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 अपॉन इसका एन फैक्टर 5 एंड इसको लिख दूंगा इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl अपॉन इसका एन फैक्टर जो कि मुझे निकालना है अपॉन 16, और फिर ये इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दूंगा, मतलब उनको काट दूंगा, तो इससे मेरा n का आंसर आ जाएगा 5/8। ये मेरा आंसर रहेगा। समझ में आया? yes, ठीक है। इसमें तो क्या Yes, है, sir. मैंने बैलेंसिंग करके दे दी आपको, बट अगर मैं आपको बैलेंसिंग करने के लिए भी बोलता तो भी आप बैलेंसिंग खुद से भी कर पाते। ठीक है, तो ये कुछ मिसलेनियस एन फैक्टर कैलकुलेट करने के तरीके आपके सामने है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया दैट 80-90% तो चांस यही है कि आपको सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन ही पूछा जाता है, ठीक है। बट मान लो अगर पेपर में डिसाइड हुआ कि चलो रिडॉक्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देते हैं, तो फिर वो उसमें ये ऐसा कुछ यूज करना चाहेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, एन फैक्टर निकालना इन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं सिखाना चाहूँगा, जो कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसा है एंड कई बार यूज हो जाता है क्वेश्चंस में, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये H2O2 के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए स्पेशली बनाया गया है, स्पेशली डिजाइन करा गया है। मतलब ये पर्टिकुलरली सिर्फ इसी केस के लिए बनाया गया है। अब इसमें नोटिस करना कि इसका डेफिनेशन क्या है और कैसा है, ठीक है। सो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, बट डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। डेफिनेशन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, VSS शॉर्ट में, is defined as volume in liters of O2 at NTP volume strength is defined as volume in liters of O2 at NTP which can be obtained from 1 liter of H2O2 solution as per the following decomposition reaction. H2O2 gives
H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये 1 लीटर सोल्यूशन है। ठीक है, ये 1 लीटर सोल्यूशन है और मान लो इसकी मोलारिटी C है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ H2O2 कितने हो गए, C इंटू 1। अच्छा, उससे कितने मोल्स ऑफ O2 मिलेंगे, आप कोएफिशिएंट देख सकते हो, तो 1 से आधा मिल रहा है, तो मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, C/2। ठीक है, C/2 मोल्स आ गए, तो वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP कितना हो जाएगा, C/2 इंटू 22.4 लीटर, यानी कि 11.2 इंटू C। ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला आपके लिए कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन आप भले ही भूल जाओ चलेगा मुझे। ठीक है, फॉर्मूला है दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी ऑफ H2O2। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म कई बार बनाया जाता है कुछ कंपाउंड्स के लिए, उसमें से एक ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड मैं आपको बोलूंगा याद रखने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके पीछे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देता हूं कि ऐसा करते क्यों है। ये इसलिए करा जाता है ताकि इवन कोई नॉन टेक्निकल इंसान है तो वो भी जो हमारा कंपाउंड है उसको यूज करना सीख सके। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि उससे हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है। अब मान लो मैं कोई दुकानदार हूँ, ठीक है, और मुझे केमिस्ट्री वगैरह आती नहीं है। ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि हाँ मतलब मेरे को ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है कुछ काम के लिए, और उसके लिए मुझे पता है कि ये H2O2 के डब्बे से मिल जाता है। ठीक है, H2O2 के डब्बे से मुझे मिल जाएगा ऑक्सीजन गैस, और इस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है 10 VS। तो मैं क्या समझ जाऊंगा कि ये H2O2 का 1 लीटर का डब्बा मैं लेके आऊंगा तो उससे मुझे 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक सिंपल सा तरीका हो गया विदाउट गोइंग इनटू मोलैरिटी, डूइंग एनी कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि मैं तो दुकानदार हूं, मेरे को नहीं समझ में आता, तो इसके लिए ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करा गया कि जैसे दुकानदार है उसको चाहिए कि यार मेरे को 100 लीटर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट आया है। ठीक है, और मेरे पास ऐसे 1 लीटर के डब्बे पड़े हुए हैं H2O2 के जिन पे लिखा हुआ है 10 VS। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे 10 डब्बे यूज कर लूंगा ताकि मेरे को 100 लीटर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। ठीक है, बट हमें तो केमिस्ट्री आती है, तो हमें
ये जो आर्टिफिशियल डिफाइन किया हुआ टर्म है वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच का रिलेशनशिप आना चाहिए। तो वो रिलेशनशिप इसकी डेफिनेशन से आता है। डेफिनेशन भले ही भूल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फॉर्मूला जरूर याद रखना कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलारिटी, मोलारिटी तो हम लोग हर जगह यूज करते हैं ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलारिटी का ये रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, इस पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल करा दूं। हाँ सर। Yes. तो एक छोटा सा एग्जांपल ये है, डिटरमाइन द वॉल्यूम, ठीक है, इन ml of 10 vs H2O2 solution required to react with required with 100 ml of 0.1 molar KMnO4 in acidic medium। ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो रिएक्शन सोचना पड़ेगा। H2O2 और KMnO4 का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये आप अपने रिएक्शन जाके देखोगे। यहाँ पे मैंने बताया था, कहाँ गया ये, अपन ने H2O2 नहीं, कहाँ गया रे, इसमें इसमें ये अपन ने देखा था ना, ये देखो H2O2 और MnO4 माइनस का रिएक्शन कैसा होगा, तो उससे मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बन जाएगा Mn+2 एंड H2O2 खुद O2 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये -1 से 0 में जा रहा है और यहाँ पर ये +7 से +2 में आ रहा है। तो इसका n फैक्टर 5 हो गया और इसका n फैक्टर कितना हो गया, एक का चेंज 2 एटम्स। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर इनकी n फैक्टर पता पड़ गया। ठीक है, वॉल्यूम इसका मुझे निकालना है और इसका वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 100 ml, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया हुआ है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इट विल बी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो इससे क्या होगा, अब मैं इनके इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दूंगा। इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, है ना। तो N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2, राइट। तो इसका n फैक्टर 2 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी विल बी 10/11.2 एंड इसका वॉल्यूम मुझे निकालना है, इट विल बी 5 इंटू 0.1 इंटू 100। तो इससे मुझे वॉल्यूम आ जाएगा ml में। ये समझ में आया कैसे करा? नहीं। ठीक है, ये सिर्फ H2O2 के लिए यूज करना वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो। ठीक है, चलो ऑल राइट, तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं।
आप लोग बाकी की बुकलेट कंप्लीट करो और फिर अगली क्लास में हम लोग डाउट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? हाँ चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, बाय सर। बाय।